नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर्स सॉल्व पेपर 69वीं बीपीएससी का हम लोग प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व पेपर देखेंगे। आज का पेपर 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे TRE-4 हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप तैयारी में हैं और बीपीएससी के प्रश्नों को नहीं देखें तो फिर क्या देखें। तो चलिए आज के सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब ठीक हो गया, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, बताइए अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। आंसर होगा मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके थी? मराठा प्रशासन में। देखिए इसका व्याख्या भी दिया है, थोड़ा इसको पढ़िए। मराठा प्रशासन के तहत अष्टप्रधान की संकल्पना मंत्री परिषद के रूप में की गई थी। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान की संकल्पना मंत्री परिषद में की गई थी। इसके तहत 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। कह रहा है कि अष्टप्रधान के तहत कितने अधिकारी थे? 8 प्रमुख अधिकारी थे। इसका गठन 1674 में हुआ था। किसने किया था? तो छत्रपति शिवाजी ने किया था। दोस्तों आपको यहाँ समझना चाहिए कि अष्टप्रधान का गठन कब हुआ था? तो 1674 में। कौन इसका गठन किए थे? शिवाजी ने किए थे। कौन किए थे? शिवाजी किए थे। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अष्टप्रधान में कौन कौन होते हैं। देखिए अष्टप्रधान के जो पेशवा का पद है, पेशवा का जो पद है प्रधानमंत्री। पेशवा का पद किस जाना जाता है? पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को, जो प्रमुख होता था। जैसे आज प्रधानमंत्री है, वैसे मराठा अष्टप्रधान में पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य या मजुमदार वित्त मंत्री को कहा जाता था। मजुमदार वित्त मंत्री। पंडित राव, पंडित जी कौन होते थे? उच्च पुजारी होते थे। सुमंत या दबीर, सुमंत माने सुदूर देश में घूमने वाले विदेश मंत्री होते थे। वाकिया नवीस गृह मंत्री होते थे। सचिव शाही आदेशों को तैयार करना। सर ए नौबत, ठीक है, सर ए नौबत किसको कहा जाता था? प्रधान सेनापति को, ठीक है। न्यायाधीश न्याय करते थे। चलिए तो ये अष्टप्रधान यही सभी थे, अष्टप्रधान के प्रमुख अधिकारी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये हम लोग कर रहे हैं 69वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, पीटी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बोधिसत्व पदपाणि की पेंटिंग स्थित है। देखिए कहाँ पर है? तो उत्तर होगा अजंता में। बोधिसत्व पदपाणि की पेंटिंग कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा अजंता में। देखिए उत्तर भी। अजंता के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व किसको कहते हैं? तो बोधिसत्व उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है। देखिए बोधिसत्व किसको कहते हैं? जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है, उसे बोधिसत्व कहा जाता है। उसके बाद कहता है कि पदपाणि क्या होता है? तो पदपाणि का शाब्दिक अर्थ है कमल धारण करने के से होता है। वैसा व्यक्ति जो कमल धारण करता है उसको पदपाणि कहा जाएगा, ठीक है। जैसे चक्रपाणि चक्र धारण करने वाला, वैसे ही पदपाणि कमल धारण करने वाला। अगला बोधिसत्व पदपाणि की चित्र अजंता की गुफा में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है एलोरा की गुफा के बारे में। इसके बारे में पढ़ लीजिए कि एलोरा विश्व के सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। देखिए एलोरा जो है विश्व की सबसे बड़ी रॉक कट यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे बड़ी गुफा मंदिर है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की अवधि में की कलाकृतियाँ हैं।
600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियाँ हैं। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। अब बादामी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बादामी कहाँ है। देखिए, बादामी की गुफाएं कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का यह परिसर है। बादामी हिंदू और जैन मंदिरों का परिसर है। फिर से आइए, एलोरा क्या है भाई? तो एलोरा की जो गुफा है चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे बड़ी गुफा है। ठीक है, मंदिर है। और उसके बाद अजंता क्या है भाई? तो अजंता अजंता बोधिसत्व पदपाणी की पेंटिंग कहाँ है? अजंता में है, अजंता की गुफाएं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा करिए। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ध्यान से देखिए, तब जाके हम लोग एक अच्छा कंसेप्ट बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाहियान एक चीनी यात्री था। कह रहा है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, ठीक है, जो हर्ष के शासन के दौरान भारत आया था। और दूसरा कह रहा है कि हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। देखिए दोस्त, फाहियान और हेनसोंग के बारे में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। कह रहा है कि कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, कि इनमें से कोई नहीं, ना एक सही है और ना दो सही है। देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिखा भी है कि फाहियान क्या भाई? तो यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान क्या? देखिए यहाँ पर लिखा है फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री जो हर्ष के शासनकाल में आए थे। नहीं, हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था। ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देखिए कैसे उलट दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर इसलिए ये गलत हो गया है। यदि होता फाहियान किसके शासनकाल में आया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था, तो ये सही होता। तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, कह रहा है कि इसने फूकोकी की रचना की जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों पर प्रकाश डाला। फाहियान एक किताब की रचना किए थे, किताब का नाम था फूकोकी। फाहियान फूक दिए, फाहियान फूके। याद करने का तरीका कैसे रखेंगे? फाहियान महाराज फूक दिए, फूको की, फाहियान फूको। कौन सा किताब? फाहियान फूको की। ठीक है, जिसमें गुप्त काल में आए थे। तो गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में लिखे फाहियान। हेनसोंग, देखिए हेनसोंग ह से है तो हेनसोंग हर्षवर्धन। हेनसोंग किसके शासनकाल में आए थे? तो हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो याद कैसे रखा जाएगा? ह से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन। ठीक है, देखिए लिखा है कि 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय भारत आया। 629 ईस्वी में यह कौन? हेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया। और इन्होंने हर्षवर्धन क्या कौन सा रचना की है? CU की। हेनसोंग कौन सा रचना किए हैं? CU की। याद रखिएगा, फाहियान फूको, हेनसोंग CU की, ठीक है, की रचना की। अब आते हैं जिसमें हेनसोंग ने उस समय के तत्कालीन 138 देशों का विवरण प्रस्तुत किया। इसने हर्ष काल राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इन-टू यानी अर्धचंद्राकार नाम देता है। हम लोग हेनसोंग के बारे में क्या क्या जान गए? हेनसोंग जो थे CU की नामक किताब का रचना किया। इन्होंने
ये जो थे 629 ईस्वी में भारत आए। किसके शासनकाल में आए? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए हैं इनके बारे में कि ये भारत को इनटू मानते थे, यानी अर्धचंद्राकार का नाम दिए हैं। चलिए, हेनसोंग सियूकी, ठीक है, अब फाहियान फुकोकी याद रखना है। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्त। ये 69वीं बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 में भी काम करेगा, या बिहार दरोगा में भी काम करेगा, या बिहार का कोई भी प्रश्न है एग्जाम है उसमें आपका ये सारा का सारा पूछेगा ही पूछेगा। यह अति महत्वपूर्ण है। और यदि आप बीपीएससी के सभी प्रश्नों को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शानदार होगा और आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। चरक क्या किए हैं? गणित, चिकित्सा, नाटककार, ज्योतिष, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखदत्त। देखिए, आपको मिलान करना है। तो चरक चिकित्सक, चरक क्या किए हैं भाई? तो चिकित्सा से संबंधित हैं। चरक, च से चरक, च से चिकित्सक, चरक चिकित्सक से संबंधित है। अगला है, देखिए, ब्रह्मागुप्त, ठीक है, ये गणित से, ब्रह्मागुप्त गणित। आप देखे हैं आजकल मैथ का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, नए नए कोर्स लोग लॉन्च करते हैं तो लिखते हैं मैथ का ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। अगला तो ये हो जाएगा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मगुप्त गणित का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और विशाखदत्त। तो चलिए इसके सही आंसर को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, वराहमिहिर आपका ज्योतिष हो जाएगा, चरक चिकित्सक, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिष, ठीक है, एकदम 12 विद्या में माहिर हैं, ज्योतिषी शास्त्र से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे? वराहमिहिर को कैसे याद रखेंगे कि 12 विद्या में माहिर है, वराहमिहिर 12 विद्या में माहिर है, ज्योतिषी जानते हैं। विशाखदत्त ये शाखा से वो शाखा नाटककार हैं, नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, हम ये जो बोल रहे हैं आपको याद करने के लिए, एक दिमाग में कैसे याद रहेगा उसके लिए सारे बोल रहे हैं, आप इसको दूसरे वे में नहीं लीजिएगा। चलिए फिर से थोड़ा समझते हैं। चरक चिकित्सक, चरक चिकित्सक, ये तो याद रहेगा। ब्रह्मगुप्त गणित, ठीक है, वराहमिहिर 12 विद्या में माहिर है, ज्योतिषी, और विशाखदत्त नाटककार, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ये जितने भी नाथपंथी हैं, सिद्धों हैं और योगी हैं, भक्ति धर्म में किस तरह लोकप्रिय बनाया? आंसर होगा उत्तर भारत, ठीक है। किस क्षेत्र में, क्या बोल रहे हैं, किस क्षेत्र में? तो उत्तर भारत के क्षेत्र में इन्होंने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। आइए इसका व्याख्या को समझते हैं। कह रहे हैं कि नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। सही बात है, ठीक है। नाथपंथी सिद्धों और योगी ने भक्ति धर्म को कहाँ? उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। वहीं जो नैनार तमिल कवि हैं, ठीक है, 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, ठीक है। दक्षिण भारत में कौन थे भाई? नैनार थे। नैनार के जो संत थे दक्षिण भारत में, इन्होंने आंदोलन का प्रचार किया, जबकि रामानंद द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। और वहीं 12वीं शताब्दी में ये जो रामानंद थे, इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया।
अगला पॉइंट कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव आदि ने भक्ति आंदोलन को अधिक मुखरता प्रदान की। शंकराचार्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य देखिए कह रहा है पॉइंट में कि 11 मई 788 ईस्वी को 11 मई 788 ईस्वी को आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कोची केरल के पास हुआ था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था, तो आप कहिएगा कि 11 मई 788 ईस्वी। कहाँ हुआ था? तो कोची जो केरल के पास है, कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। कलाड़ी, इनका जन्म कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। किसके? अद्वैतवाद। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांतों पर अनेक टिप्पणियाँ लिखी। आपसे पूछेगा कि आदि शंकराचार्य क्या किए हैं भाई, तो ये अद्वैतवाद संप्रदाय, अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। इनके द्वारा सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में भारत के 4 मठों की स्थापना की गई है। देखिए आदि शंकराचार्य जो थे भारत के 4 कोनों पर, पूरा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी कोनों पर, ठीक है, एक एक मठ के स्थापना किए थे, यानी 4 मठ। देखिए लिखा है ना, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ में इन्होंने 4 मठों की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान भारत का वह कौन सा शहर था जो प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था? आंसर होगा राजगिरी। राजगिरी जो था, जिसका अभी वर्तमान नाम राजगीर है। क्या है? राजगीर। ठीक है, राजगीर है। तो कह रहा है कि राजगिरी जो है, ठीक है, मगध के प्रथम राजधानी थी। मगध के प्रथम राजधानी राजगिरी। कह रहे हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल में पाटलिपुत्र भारत का एक शहर था, ठीक है, जिसे गंगा नदी के पास एक छोटे किले के रूप में मगध शासक उदयन द्वारा बनाया गया था। अब आपसे ये भी प्रश्न आता है परीक्षा में कि पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? तो उदयन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला है कि पाटलिपुत्र नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी थी। पाटलिपुत्र इतिहास में नंदवंश का, शिशुनाग वंश का, मौर्य वंश और गुप्त की राजधानी भी रही है। अफगानी तुर्क शासक शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। अब ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना कौन रखा था? ठीक है, तो मेरे भाई पाटलिपुत्र को जो पटना नाम हो रखे हैं, ये अफगानी शासक शेरशाह सूरी रखे हैं। पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना कौन रखे हैं? अफगानी शासक शेरशाह सूरी। मौर्य काल में स्थित पाटलिपुत्र विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया। मगध के 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था। मगध को 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इस पॉइंट से, सारे से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए वैदिक काल के दौरान राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। आपसे कोई पूछेगा कि मगध के प्रथम राजधानी, तो राजगिरी। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि पाटलिपुत्र भारत का एक शहर था। पाटलिपुत्र भारत का एक शहर था और उदयन जो थे पाटलिपुत्र को पहला बार राजधानी बनाए। उसके बाद पाटलिपुत्र नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी भी थी। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कि पाटलिपुत्र का जो नाम बदला गया था, शेरशाह सूरी ने बदला था। ठीक है,
शेरशाह सूर्य ने पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर क्या रख दिए थे? पटना, पटना रख दिए थे। और उसके बाद मौर्य काल में स्थित पाटलिपुत्र विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक है। और 16 महाजनपद थे। कितने? 16। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मगध को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग तो पढ़ रहे हैं क्या 69वीं बीपी परीक्षा 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स और ये एडिटोरिया के सार संग्रह पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा किताब है, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। आप भी देखिए। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई? अब आपसे पूछ रहे हैं कि नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा कामंदक के द्वारा। आंसर कामंदक के द्वारा। देखिए, नीति सार राज्य शास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित था। इसके रचयिता कामंदकी अथवा कामंदक है। देखिए, नीति शास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर ही आधारित पुस्तक है जिसके रचयिता कौन है? कामंदक है। कुछ महत्वपूर्ण रचना को हम लोग देखते हैं और उनके रचनाकार को सब आप सभी को याद होगा। ठीक है, कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भाई? कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य हैं। उसके बाद राजतरंगिणी के लेखक कलहण। राजतरंगिणी कलहण। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। हर्ष चरित्र बाणभट्ट। हर्ष चरित्र ठीक है, बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। और स्वप्न वासवादता भास। आपसे कोई पूछेगा स्वप्न वासवादता अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं। राजतरंगिणी कलहण। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। हर्षचरित्र बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। वहीं स्वप्न वासवादता भास। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति लेकर निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? आंसर होगा समुद्रगुप्त के पास। देखिए, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, श्रीलंका के एक राजा थे मेघवर्मन को, ठीक है, बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दिया था, आदेश दिया था, परमिशन दिया था। इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुकंपवन कहा गया है। अगला थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक थे जो गुप्त वंश के चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। आपसे कोई पूछेगा, समुद्रगुप्त का बड़ा ही नाम है, ये गुप्त साम्राज्य के चौथा राजा थे जो चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख और उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रशस्ति लेख हैं जिसमें समुद्रगुप्त को सैन्य विजयों का वर्णन है। ठीक है, आपसे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। चलिए अगला प्रश्न। आप यदि वीडियो को ध्यान से देखते हैं और मेरे साथ पढ़ते हैं तो ख़त्म होते होते आपको सभी क्वेश्चन पर एक कंसेप्ट बन जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। चलिए देखते हैं कि भारतीय कला में
स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो सभी को पता है कि स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। देखिए, स्तूप किसको कहा जाता है, चैत्य और विहार किसको कहा जाता है, थोड़ा देख लीजिए। चैत्य, चैत्य क्या है भाई? तो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया गया है। जो पूजा स्थल है, जो पूजा स्थल है उसको चैत्य कहा जाता है। ठीक है। विहार किसको कहा जाता था? तो विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के उद्देश्य से किया गया है। यानी जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको, बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको विहार, पूजा स्थल को चैत्य, और स्तूप किसको कहा जाता है? तो मेरे भाई स्तूप देखिए संतों की उपासना के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक स्थल के रूप में होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए चैत्य क्या है, तो पूजा स्थल है। चैत्य बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। विहार क्या है? तो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे विहार। और स्तूप क्या है? जहाँ पर संत उपासना करते हैं, जहाँ पर संत उपासना करते हैं उसको हम लोग विहार कहते थे। यह कब्र के समान होता है, जो एक कब्र के समान दिखता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये 69वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो प्राचीन भारत से 10 प्रश्न थे। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? वह कौन सा जानवर है जो सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? आंसर होगा घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। वैसे घोड़ा के बारे में जानकारी देखिए लिखा है कि सुरकोटदा गुजरात के, आपसे पूछेगा सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है, जहां घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियां भी मिली हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के संबंध में ज्ञान नहीं था। देखिए घोड़े के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, लेकिन सुरकोटदा में, सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। घोड़े के कुछ अवशेष मिले हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान जाइए कि इस सभ्यता के लोग ने कई जानवरों को पालतू बनाया था। सिंधु घाटी के लोग ने कई जानवरों को पालतू बनाया था। ठीक है, इसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त मुहरों और दफनाने की विधि से मिलता है। इन पालतू जानवरों में कुबड़ और सींग वाले मवेशी, कुत्ते और बिल्ली आदि शामिल हैं। कुबड़ और सींग यानी बैल, गाय। एशियाई हाथी को भी पालतू बनाया था और इसके हाथी दांत के स्वतंत्र रूप से उपयोग भी किया था। तो ये प्राचीन भारत के मात्र 10 प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो पार्ट 1 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।